हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल हो, ऑडिबल हो। एवरीवन 2 मिनट का वेट कर लेते सो दैट एवरीवन जॉइंस। चलिए स्टार्ट करें। तो आज है ग्रामर का सेशन क्योंकि आज सैटरडे है, तो ग्रामर के बेसिक्स को समझेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। ग्रामर को इस तरीके से सीखने वाले हैं कि कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, अपने आप चीजें समझ में आए और याद रहें, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में हेल्प करे। तो आज प्रोनाउंस का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन तो जब ग्रामर बन रही थी ना, तो अलग अलग शब्दों को ढूंढा जा रहा था सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले किसको ढूंढा गया था? सबसे पहले ढूंढा गया था नाउन को। नाउन क्या था? किसी भी चीज का नाम। हमने किसी भी चीज को एक नाम दिया। जब भी हम कोई लैंग्वेज बनाएंगे सबसे पहले किसी चीज को नाम देंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच आया वो नाउन आया, जिसका मतलब क्या था? हमने किसी भी चीज को कोई नाम दे दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया। अब ग्रामेरियंस के मन में ये आया कि अगर मैंने किसी चीज को लंबा सा नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मैंने AXBYCA कोई भी नाम दे दिया लंबा सा, और अगर मुझे इस चीज के बारे में बार बार बात करनी पड़ेगी, मैं एक पैराग्राफ बोल रहा हूं और उस चीज के बारे में मैं 20 बार बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बार बार नाम रिपीट करना पड़ेगा। तो ये तो गड़बड़ है। इससे क्या होगा? मेरी बात करने के तरीका बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो इसीलिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच को बनाया गया, और वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन एक छोटा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह यूज करते हैं। तो प्रोनाउन क्या हो गया? इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये एक शब्द है जिसको नाउन की जगह यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड रेपिटेशन, कि जिससे क्या ना हो? जिससे रेपिटेशन ना हो। हमें बार बार राम इज अ गुड बॉय, राम वर्क्स हार्ड, राम कम्स टू क्लास डेली, राम स्कोर्स वेल इन द एग्जाम, बार बार राम 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 ना बोलना पड़े। हम उसकी जगह क्या यूज कर सकें? ही यूज कर सकें। हम सीता की जगह क्या यूज कर सकें? शी यूज कर सकें। हम बच्चे की जगह क्या यूज कर सकें? इट यूज कर सकें। हम हमारे लिए क्या यूज कर सकें? वी यूज कर सकें। तो क्या ये समझ में आया प्रोनाउन क्यों आया? तो प्रोनाउन का सिर्फ एक छोटा सा काम था कि भाई नाउन को बार बार ना यूज करना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन बनाया गया। अब जब प्रोनाउन बनाया गया तो हर चीज को बनाया जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं या उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स आए प्रोनाउन के। अब देखना टाइप्स को भी कैसे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। टाइप्स को भी कैसे बनाया गया? तो पहला सोचा गया कि अगर किसी इंसान के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हो, अगर मुझे क्या करना है? किसी इंसान के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो उस तरह के नाउन को क्या बनाया गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? आप किसी इंसान के लिए, पर्सनल कहां से बना? पर्सन से बना, तो ये प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के प्रोनाउंस हैं। पहला प्रोनाउन आया जिसको हमने बोला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो बात कर रहा है। इसका मतलब जो क्या है? स्पीकर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूं तो मैंने क्या यूज किया? आई। हम सब मिलके बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया? वी। ऐसे ही आया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा होता है। मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप सब लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? लिसनर हो गया, जिससे बात की जा रही है, मतलब यू। फिर आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं और आप बात कर रहे हैं किसी रमेश के बारे में, तो रमेश क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के अंदर भी 4 तरह के आए। अगर मेल की बात हो रही है तो ही आया, फीमेल की बात हो रही है तो शी आया, अगर पता ही नहीं कि वो मेल है या फीमेल है तो क्या आया? इट आया, और अगर बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो तो दे आया।
ऐसे करके इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी 3 तरह के प्रोनाउंस आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई परेशानी किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी आया। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या आया? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया और एक कौन सा प्रोनाउन आया? एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके लिए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्ब से जो पहले लगता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब के जो बाद लगता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही एक प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? इन, ऑन और एट। तो प्रेपोजिशन के बाद जो लगता है वो भी क्या होता है? वो भी हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता। तो वर्ब से पहले लगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद लगा ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद भी क्या लगता है? ऑब्जेक्ट ही लगता है। कोई परेशानी किसी को? सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। सब्जेक्ट इज व्हाट? दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे वर्ब ने अपना एक्शन किया है या जिसके लिए प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई परेशानी किसी को? चलो अभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब तो पर्सनल प्रोनाउन भी 2 तरह के बनाए गए। एक बनाया गया सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन, एक बनाए गए ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो आपके सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सारे कौन से केस के होते हैं? सब्जेक्टिव केस के, मतलब ये वर्ब से पहले आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं मी, अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्ब के से पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। एक और चीज हमने क्या पढ़ी कि प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के पहले का तो नहीं पता, प्रेपोजिशन के पहले तो कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो है हमेशा कौन से केस का प्रोनाउन आएगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से देखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। अब बताओ इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस में आपसे पूछा गया एरर बताओ। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे बिटवीन जो था ना, तुम्हारे और मेरे बीच में फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पे बिटवीन क्या था? बिटवीन एक प्रेपोजिशन था। और अभी हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसका मतलब क्या है? यू तो सही है लेकिन आई यहां पे सही नहीं है। यहां पे क्या आएगा? मी आएगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। क्वेश्चन आया, राम, श्याम एंड हर विल डू द वर्क। तो राम, श्याम और वो जो है काम करेंगे। बताओ इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि ये जो विल डू है ये क्या है? ये आपकी वर्ब है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे क्या आएगा? शी आएगा। राम, श्याम एंड शी विल डू द वर्क। कोई परेशानी किसी को? इसमें मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ढोलू एज वेल एज मी विल गो आउटसाइड। ढोलू और मैं दोनों बाहर जाएंगे। अभी क्या देखा? विल गो आउटसाइड, ढोलू भी जाएगा मैं भी जाऊंगी, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे मी नहीं, यहां पे आई आएगा। कोई परेशानी?
चलो, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट क्या है, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, लेट मी डू द वर्क। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दो। ध्यान से देखना, ये लेट क्या है? ये लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ही है मी, ऑब्जेक्टिव केस ही है, तो लेट मी डू द वर्क सही है। लेट आई डू द वर्क अगर दे रखा होता तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो लेट मी डू द वर्क इज करेक्ट। क्या एक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? पर्सनल प्रोनाउंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। चल अगली बात करते हैं। इसके बाद आया पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब अगला ग्रामेरियंस ने क्या सोचा? अगली चीज ग्रामेरियंस ने सोची कि अगर मुझे इन पर्सनल प्रोनाउंस के हक की बात करनी होगी, अगर मुझे क्या बात करनी होगी? हक की बात करनी होगी। बच्चे का डाउट है, मैम एज वेल एज के आगे आई क्यों आया? बेटा एज वेल एज ना, ये जो है ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का तो वो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है अभी, तो इसका मतलब क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? इस वर्ब से पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन होता तो हम मी लगाते। ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। अच्छा, प्रेपोजिशन के आगे कभी वर्ब आती भी नहीं है। प्रेपोजिशन के आगे कभी वर्ब नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा सेंटेंस ना स्टार्ट हो। हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को कि प्रेपोजिशन के आगे कभी भी वर्ब नहीं आ सकते। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई शब्द कंजंक्शन है या कोई शब्द प्रेपोजिशन है, आप इसी बात से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके आगे वर्ब है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है? कंजंक्शन है। इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? प्रेपोजिशन है। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करने में, यू बेटा ऑब्जेक्टिव है, प्रेपोजिशन के बाद आया है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट ये कि मैम डू भी तो वर्ब है। कुछ बच्चों का डाउट क्या हो रहा होगा कि मैम डू भी तो यहाँ पे वर्ब है, बट उन बच्चों को भी बाद में समझ में आएगा जब मैं वर्ब वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। डू यहाँ पे वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे क्या है? लेट मी डू द वर्क। तो यहाँ पे जो डू है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि एक तरीके से किसका रोल प्ले कर रही है? एक तरीके से नाउन का रोल प्ले कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि डू यहाँ पे वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे क्या है? डू यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव। ये चीज आगे समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। जब हम एडवांस वर्ब पढ़ेंगे, उसमें फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, तब वो चीज समझाऊंगे। चल आगे बढ़े। अब बात होती है, हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात तो कर ली, लेकिन अगर हमें इन लोगों के हक की बात करनी होगी तो इन लोगों के हक की बात हम किससे करते हैं? इन लोगों के हक की बात हम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन से। मेरा हक है, तुम पर मेरा हक है। तो कौन से प्रोनाउंस है? पजेसिव प्रोनाउंस है। अब पजेसिव प्रोनाउंस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, इसलिए इस कंफ्यूजन को प्लीज क्लियर कर लेना। पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं हर्स, इट्स नहीं, इट्स नहीं होता। अभी इस बार इस टॉपिक को भी क्लियर करूंगी, इट्स क्यों नहीं होता। देयर्स, आर्स, हिज, योर्स, माइन। हो गए सारे? हाँ हो गए सारे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। मतलब ये क्या दिखाएंगे? हक दिखाएंगे कि उस सामान का या उस चीज का या उसका किसके ऊपर हक है। तो मैंने बोला दिस बुक इज माइन, ये किताब किसकी है? ये किताब मेरी है। तो इस किताब पे हक किसका है? इस किताब पे हक मेरा है। तो माइन क्या हो गया? माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस बुक इज हर्स, ये किताब उसकी है, ये किताब उनकी है, ये किताब तुम्हारी है, योर्स। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन अभी एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो माई होता है, योर होता है, हर होता है, देयर होता है, आर होता है, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं।
नहीं, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, या इट्स होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये वर्ड्स प्रोनाउन नहीं है, इस बात को ध्यान करके स्टार मार्क करके लिखना। ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये नाउन के बारे में बताते हैं, ये नाउन के बारे में बताते हैं, मतलब दे टेल अबाउट द नाउन। और ये सारे के सारे शब्द नाउन की जगह आते हैं, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब एग्जामिनर जो है इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आर्स कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो ग्रेट है। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन में मुझे, इस सेंटेंस में मुझे गलती बताओ कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, आर्स कंट्री इज ग्रेट। तो इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती ये है कि कंट्री नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आर्स नहीं होता, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव आर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कंट्री इज ग्रेट। कोई परेशानी किसी को? तो ये आर और आर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर्स हाउस इज ह्यूज, उनका जो घर है वो क्या है, बहुत बड़ा है। क्या घोटाला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में घोटाला ये है कि हाउस एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर हाउस इज ह्यूज, उनका जो घर है वो क्या है, उनका जो घर है बहुत बड़ा है। इसका उल्टा भी आ सकता है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आर इज अ ग्रेट कंट्री, हमारी कंट्री ग्रेट है। आर इज अ ग्रेट कंट्री, अब आर तो एडजेक्टिव है तो ये तो नहीं आ सकता, यहाँ पे तो प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस सभी को? मैंने एक और सेंटेंस लिखा एडजेक्टिव का यूज करके, दिस इज माइन बुक। बताओ इस सेंटेंस में घोटाला क्या है, दिस इज माइन बुक। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत बेसिक है, इनके ऊपर पूरे पूरे बड़े बड़े एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दिस इज माइन बुक गलत है, क्यों? क्योंकि बुक एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। तो दिस इज माई बुक। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि अगर एक ग्रामर का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जिंदगी भर काम आएगा। तो अगर मैं इसको एक छोटी सी हिंट बोलूं तो हिंट ये है कि नाउन से जस्ट पहले कभी प्रोनाउन नहीं आ सकता, नाउन से जस्ट पहले कभी प्रोनाउन नहीं आ सकता, नाउन से जस्ट पहले कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता। नाउन से जस्ट पहले कोई शब्द आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। यस, चलो फिर उन्होंने सोचा, फिर क्या बात हुई, फिर ये बात हुई कि चलो हमने इंसानों की बात तो कर ली, अब अगर मुझे किसी चीज के बारे में बात करना होगा तो भी तो कोई प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऐसे करके तीसरी कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस बने, और जिनका नाम क्या रखा गया, जिनका नाम रखा गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, वो प्रोनाउंस जो किसी चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, वो किसी चीज को शो करेंगे। इसके अंदर 5 तरह के प्रोनाउंस आए, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। दिस का मतलब होता है यह है, सिंगुलर होता है ये। दैट का मतलब वह है, ये भी सिंगुलर है। इन्हीं के प्लूरल होते हैं दीज और दोस। दीज का मतलब ये सब, ये इसका प्लूरल हो गया। दोस का मतलब वे सब, ये भी प्लूरल हो गया। और सच का मतलब क्या हो गया, ऐसा।
ये क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसको सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं और इसको प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है बेटा, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस इज अ गुड बुक, ये किताब अच्छी है, और मैंने एक और सेंटेंस लिखा दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है, तो इन दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। फर्क क्या है कि यहां पे जो दिस था ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, लेकिन यहां पे जो दिस था क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले आया था, इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। तो दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच ही बिल्कुल अलग अलग है। दोनों सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है वही बिल्कुल अलग अलग है। ये प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं और ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन दोनों ही केस में सेंटेंस की जो फ्रेमिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो दिस इज अ गुड बुक और दिस बुक इज गुड, कोई दिक्कत? सच पीपल आर गुड, ऐसे लोग अच्छे होते हैं। बताओ सच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पीपल नाउन है, नाउन के बारे में तो बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और मैंने बोला सच इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त ऐसा है, तो सच के आगे नाउन नहीं है, इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे सच क्या हो गया? यहाँ पे जो सच है वो प्रोनाउन हो गया। क्या डिफरेंस क्लियर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में सभी को? चलो, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात हुई, उसके बाद बात हुई जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं इसी के शब्द से। रिफ्लेक्सिव वर्ड किससे बना है? रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि ये लाइट यहां से यहां गई और वापस भी यहीं आ गई। ये कोई मिरर है, शीशा है, लाइट गई जहां से वहीं पे वापस आ गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया गया। ऐसे प्रोनाउंस जहां पे वर्ब का जो सब्जेक्ट है और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हो। तो ऐसे प्रोनाउंस जहां पे वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला रमेश ने रमेश से लड़ाई करी, या रमेश ने रमेश को थप्पड़ मारा, रमेश स्लैप्ड रमेश। तो भाई रमेश ने रमेश को, मतलब रमेश ने खुद को ही थप्पड़ मारा है, तो 2 बार रमेश लिखने की क्या जरूरत है? इसको हटाओ और यहां पे क्या लिख दो? हिमसेल्फ लिख दो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है जब सब्जेक्ट ने अपने ऊपर ही एक्शन किया हो। सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किस पे किया हो? अपने ऊपर ही कर लिया हो, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक्ड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात की। मैंने अपने आप से बात की, इसका मतलब वर्ब जो थी उसने खुद के ऊपर ही एक्शन किया, खुद से ही बात की, तो हमने यहां पे क्या लगाया? माई सेल्फ लगाया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया। वी का क्या हो गया? आर सेल्व्स हो गया। यू का दोनों होते हैं, यू का योर सेल्फ भी होता है और यू का योर सेल्व्स भी होता है। कोई मुझे बता सकता है मैंने यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों क्यों लिखे हैं, जबकि बाकियों में तो सिर्फ मैंने सिंगल सिंगल लिखा है? क्यों लिखे हैं भाई? आई सिंगुलर था तो माई सेल्फ, वी प्लूरल था तो आर सेल्फ, यू एक इंसान को भी यू बोलते हो, बहुत सारे इंसानों को भी यू बोलते हो।
अगर एक को बोल रहे हो तो योरसेल्फ, अगर बहुत सारों की बात कर रहे हो तो योरसेल्फ। ही सिंगुलर होता है तो हिमसेल्फ, हर सिंगुलर होता है तो हर सेल्फ, देम सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है तो देम सेल्स, इट सिंगुलर होता है तो इट सेल्फ। तो हमने इन सब के आगे क्या लगाया, सेल्फ 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 लगा दिया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए। रमेश ही है, शी है कैसे पता चलेगा? आपका मानना है, आप रमेश को ही भी मान सकते हो, शी भी मान सकते हो, अनलेस एंड अनटिल दिया हुआ नहीं है तो। अब जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन रहे थे तो बोला गया यार थोड़ा सा ना रीयूज करते हैं, बार बार कितने सारे नए शब्द बनाएंगे, ऐसा करते हैं इसको रीयूज कर लेते हैं। रीयूज कर लेते हैं मतलब एक और तरह के प्रोनाउंस बनाए गए जिनको बोला गया एम्फेटिक प्रोनाउंस, और इसमें बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही रीयूज कर लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे वो बहुत समझदार होंगे, वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाए गए, और ये प्रोनाउन बनाए गए कि जब किसी को जोर डालना हो, क्या करना हो, एम्फेसाइज करना हो, किसी चीज के ऊपर क्या डालना हो, जोर डालना हो, तो जो प्रोनाउन आप यूज करोगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला उसने खुद से पेंट किया पूरा का पूरा घर, तो कौन सा वर्ड लगाया मैंने, खुद से। तो जब भी मुझे खुद से वर्ड यूज करना हो कि उसने खुद से पेंट किया है अपना पूरा घर, तो ही हिमसेल्फ पेंटेड द हाउस। तो यहां पे हिमसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई एक्शन अपने ऊपर किया है, यहां पे सिर्फ हिमसेल्फ का मतलब क्या है कि हम उस चीज के ऊपर जोर डालने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज को जोर डालने की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज करते हैं। और ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और ये सारे के सारे आपके एम्फेटिक भी होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, ये एम्फेटिक भी है, दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। क्लियर सभी को? चलो अगली कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। पहले एक बार थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, आज की क्लास थ्योरी को डेडिकेट करते हैं। प्रोनाउंस का एक बार बेसिक बना लेते हैं आज की पूरी क्लास में, क्योंकि अगर बीच बीच में क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी, थ्योरी पढ़ाती जाऊंगी ना, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा क्लास का वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। लास्ट में क्वेश्चंस करने का फायदा क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि हम पता लगा पाते हैं कि हमें कितना याद रहा। साथ में कॉन्सेप्ट बताऊंगी, साथ में क्वेश्चन करूंगी, तो आपके दिमाग पे कोई जोर ही नहीं पड़ेगा। आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन कर लोगे। लास्ट में करेंगे तो एक आपकी मेमोरी टेस्ट होगी कि आपको कितना याद है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नाम से ही समझ में आ रहा है किस बारे में बात कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, चीजों को बांटने की बात करेंगे। तो बांट रहे हैं भाई, सब में से हर एक, ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईदर दो में से एक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। दो में से कोई भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नीदर, तो ये सारे के सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सब में से कोई भी एक, वन, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब बात ये आती है एवरी की। बहुत सारे बच्चों को एवरी लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस बात को डबल स्टार मार्क करके लिखना कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी क्या होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है। ईच और एवरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये होता है कि एवरी एडजेक्टिव होता है, जबकि ईच जो है प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है ईच। जबकि एवरी क्या होता है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच बॉय इज टैलेंटेड, एवरी गर्ल इज टैलेंटेड, each of the boys is talented। बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, every of the girls
इज टैलेंटेड। हाँ, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 भी है ये। तो ईच नाउन के बारे में बता रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। सही बात है, ईच एडजेक्टिव होता है। एवरी नाउन के बारे में बता रहा है। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ईच ऑफ द बॉयज, हर बॉयज में से हर एक लड़का, नाउन की जगह यूज हो रहा है, प्रोनाउन है। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके जस्ट बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब है प्रोनाउन है। सही है, ईच प्रोनाउन होता है। एवरी, इसके आगे कोई नाउन तो है ही नहीं, तो एवरी प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, जबकि एवरी प्रोनाउन तो होता ही नहीं है। इसका मतलब फोर्थ क्या है? फोर्थ इज रॉन्ग। कोई दिक्कत? हाँ, दोनों का मीनिंग सेम है। बच्चे का डाउट है मैम दिस बुक इज गुड एंड दिस इज अ गुड बुक, दोनों का मीनिंग सेम है? बिल्कुल सेम मीनिंग है, बट प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। चलो, ऐसे ही ईदर, ईदर को दो के लिए यूज करते हैं, दो में से एक। नीदर का मतलब नीदर को भी हम दो के लिए ही यूज करते हैं, दो में से कोई भी नहीं। अच्छा, वन जो होता है ना, इसको हम नाउन भी मानते हैं, इसको हम नाउन भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सेंटेंस को ठीक करना है, एवरी ऑफ द गर्ल्स इज टैलेंटेड, अगर मुझे सेंटेंस को ठीक करना है तो मैं सेंटेंस को ठीक कैसे कर सकती हूँ? एवरी के आगे वन लगा दो, एक नाउन लगा दो इसके आगे, सिंपल सी बात ये है। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इज टैलेंटेड। अब देखो, एवरी वन नाउन हो गया, नाउन के बारे में बता रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव हो गया एवरी, फिर से बिल्कुल सही हो गया। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। मैं मोर देन टू के लिए क्या यूज कर सकते हो? एनी यूज कर सकते हो मोर देन टू के लिए, नन यूज कर सकते हो नीदर की जगह मोर देन टू के लिए। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैं मोर देन टू के लिए क्या यूज करोगे? एनी या नन में से कोई भी यूज कर सकते। कोई परेशानी? आगे बढ़े। अगले तरह के प्रोनाउन पे आते हैं जिसको बनाया गया, एंड दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है कि मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में तो बात हो रही है, बट जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम नहीं पता, या उसके बारे में नहीं पता कि वो इंसान कौन है। तो उस तरह के प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? नॉट इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, मतलब डेफिनेट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एनी, कोई भी आया था उनमें से, एनी ऑफ यू प्लीज कम, तुम में से कोई भी आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, सम, तो पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोग्राम है, प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, एनी हो गया, सम हो गया, नन कोई भी नहीं, हाँ, फ्यू कुछ लोग, एग्जैक्टली नहीं पता कौन है भाई। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कौन है। इसके बाद अगले प्रोनाउंस आते हैं, फिर से एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। दो तरह के प्रोनाउंस आते हैं, एक होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ध्यान से समझना इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी, और एक होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों होते एक जैसे हैं, होते सेम है, लेकिन इन दोनों का यूसेज बहुत अलग होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जिस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कोई एक नाउन होगा या वो कोई एक प्रोनाउन होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। मैंने बोला हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, तो आपने बोला ये राम की किताब है, या ये ढोलू की किताब है, ये श्याम की किताब है। तो हुज क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने बोला तुम किससे मिले थे? whom did you meet? मैं ढोलू से मिला था, मैं शोलू से मिला था। आंसर क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? तो whom क्या हो गया?
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोनाउंस को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो रिश्ता बता रहा होता है, कि उस इंसान के बारे में कुछ बता रहा होता है, उस इंसान का रिश्ता बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द मैन, मैं उस इंसान से मिली, हु केम हियर, जो यहां आया था। तो कौन यहां आया था? फिर से आंसर मिलेगा, राम आया था, श्याम आया था। तो जो आंसर मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है। ये जैसे क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन, इसमें भी आंसर मिल रहा है। किससे मिली मैं? राम से मिली। फॉर एग्जाम्पल, राम यहां आया था, तो यहां पे हु क्या हो गया? यहां पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो वर्ड सेम है लेकिन वर्ड का यूसेज अलग अलग है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी किसी नाउन की जगह यूज हो रखा होगा और उस नाउन का आपको आंसर मिलेगा। कोई परेशानी किसी को? एक बच्चे का डाउट है, बड़ा प्यारा सा डाउट है। ये डाउट एक बार और एक बच्चे को आया था जब मैं एक टाइम पे ऑफलाइन क्लास लेती थी। वंडरफुल डाउट, बहुत अच्छा डाउट है। मैम, हुज के आगे बुक लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है? हुज के आगे बुक लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव क्यों नहीं? मुझे बताओ, ये हुज इंसान के लिए है या बुक के बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है। तो ये हुज बुक के बारे में बता रहा है या किसी इंसान के बारे में बता रहा है? जैसे रेड बुक, ये किताब लाल है, तो किताब कैसी है? लाल है, तो ये रेड एडजेक्टिव है। तो अगर ये वर्ड बुक के बारे में बताता तो ये एडजेक्टिव होता। क्या ये हुज बुक के बारे में बता रहा है? नहीं, ये बुक तो, ये हुज तो किसी इंसान के लिए यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है ही नहीं। क्या क्लियर हुआ? इस बच्चे का डाउट था। अब रिलेटिव प्रोनाउंस को बहुत डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन भी, कंजंक्शन भी, 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। और क्योंकि हमने अभी रिलेटिव प्रोनाउन ही स्टार्ट किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से हैं? वो हु या हुम है। ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ये होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ये होते हैं। उस लिस्ट को मुझे जरा बताना, क्या क्या लिस्ट थी? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बताई थी वो लिस्ट, और अभी एक टेबल भी बनवाऊंगी। वो टेबल प्रोनाउन की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमने लिखा था आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यहां पे हमने लिखा था मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दे। इसमें आप 2 और ऐड कर लो, हु को इधर लिख लो और हुम को इधर लिख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हु आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया, और जो हुम है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया। यस, चल अब इसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस दिया, आई मेट द मैन डैश एवरीवन नोज। मैं उस इंसान से मिली जिसे हर कोई जानता है। अब मुझे बताना है कि यहां पे वर्ड क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं उस इंसान से मिली जिसे हर कोई जानता है, तो एवरीवन नोज हिम। इस हिम की जगह मुझे शब्द लिखना है, क्योंकि नोज वर्ब है, वर्ब के बाद लिखूंगी तो ऑब्जेक्टिव केस लिखूंगी तो हिम आएगा। हर कोई उसे जानता है। हिम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब मैं यहां क्या लगाऊंगी? होम लगाऊंगी।
क्या समझ में है? बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे एरर आता है, हु गलत लगा देते हैं या हुम गलत लगा देते हैं और पूछते हैं एरर आइडेंटिफाई करो। आई मेट द मैन, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, मैं उस इंसान से मिली जिसे हर कोई जानता था। तो ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है इसके पास, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है इसके पास, तो ये वर्ब तो अपने आप में पूरी है, लेकिन इस वर्ब के पास सिर्फ सब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हमें उस ऑब्जेक्ट की जगह ये लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते थे। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम आई मेट हिम से भी समझ सकते हो, नहीं, गलती कर दोगे अगर आई मेट से समझने की कोशिश करोगे तो। क्यों? क्योंकि इस मेट के पास तो अपना सब्जेक्ट भी अपना ऑब्जेक्ट भी है, तो मेट तो अधूरी नहीं है, जो अधूरा है उसको पूरा करते हैं, जो पूरा है उसको पूरा नहीं करते। अधूरा कौन था यहाँ पे? अधूरा था नोज, तो इसके अधूरेपन को खत्म करेंगे, ना कि उसके अधूरेपन को खत्म करेंगे। चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई मेट द मैन डैश इज नोन टू ऑल, मैं उस इंसान से मिली जो हर किसी के द्वारा जाना जाता है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? जिन लोगों ने आई मेट हिम से किया होगा उनका आंसर गलत हो जाएगा। नोन इज, इस वर्ब के आगे प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास क्या नहीं है? इस वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे। आई मेट द मैन हु इज नोन टू ऑल, मैं उस इंसान से मिली जो हर किसी के द्वारा जाना जाता है। चलो, अब मैंने इसी में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को थोड़ा सा और हाई किया, मैंने एक सेंटेंस फिर से लिखा, आई मेट द मैन डैश आई थिंक एवरीवन नोज। बताओ यहां पे क्या लगाऊं? फिर एक और सेंटेंस लिखा, आई मेट द मैन डैश आई थिंक इज नोन टू ऑल। फिर से देखा, मैं उस इंसान से मिली, मैं उसे सोचती हूं नहीं, मैं उसे सोचती नहीं हूं, हर कोई उसे जानता है, तो मैं किस इंसान से मिली? जिसे हर कोई जानता है। फिर से इस जानने वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा यहां पे। मैं उस इंसान से मिली जिसे मैं सोचती हूँ नहीं, ये तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको और थोड़ा सा क्लियर करूंगी तो कॉमा के बीच में आना चाहिए, बट क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉमास हटा देते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैंने भी हटा दिया था। ये आई थिंक का कोई रोल था ही नहीं सेंटेंस में, तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सेंटेंस क्या था? मैं उस इंसान से मिली जो हर किसी के द्वारा जाना जाता है, तो इस नोन का सब्जेक्ट की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया? हुआ आया। एम यहाँ पे जिन्होंने लगाया है वो गलत है, यहाँ पे सिर्फ हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? रटना कुछ भी नहीं, कुछ बच्चे ना रट लेते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को भी पढ़ाते हुए देखा है, लोगों को पढ़ते हुए भी देखा है, कॉन्सेप्ट बनाते हुए भी देखा है कि अगर यहाँ पे वर्ब हो तो हु लिख दो, अगर यहाँ पे नाउन हो तो हुम लिख दो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फेल हो जाते हैं अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो। यहाँ पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वर्ब से, आगे की जो वर्ब है सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। कोई परेशानी? चलो कुछ एग्जाम्पल से और करते हैं, है ना? तो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आया उन लोगों को अभी और थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा जब हम इसके 5 एग्जाम्पल्स और करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। या मुझे बता देना हु आएगा या हुम आएगा।
चलो ट्राई इट आउट। चलो देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकलते हैं। जितने लोगों को समझ में आएगा उनके आंसर्स ठीक निकले होंगे, जितने लोगों को कंफ्यूजन होगा उनके आंसर्स गलत निकले होंगे। समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो उस पेंटर से मिली जो हर कोई सोचता है अच्छा काम करता है। तो अच्छा काम करता है, डज गुड वर्क। कौन अच्छा काम करता है? वो पेंटर अच्छा काम करता है, तो डज से पहले आएगा ही डज गुड वर्क। वो अच्छा काम करता है, ही डज गुड वर्क। तो ही का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव केस, मतलब क्या आएगा? हु आएगा। दे टॉक टू हर, शी इज अ रिनोन्ड आर्टिस्ट। वो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। तो कौन रिनोन्ड आर्टिस्ट है? शी। तो शी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? हु आया। ही वेंट टू द माउंटेन्स। वो माउंटेन्स पे गया। ही वेंट टू द माउंटेन्स। ही मतलब सब्जेक्टिव केस, मतलब क्या आया? एवरी वन हेटेड हिम। हर कोई उससे नफरत करता है। एवरी वन हेटेड हिम। हिम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या आया? हुम आया। ही हैड स्टोलन देयर क्लोथ्स। उसने उनके कपड़े चुराए। तो ही का मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया? हुआ है। तो बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे ही, शी, इट, दे में से वी और आई में से कुछ आएगा। अगर इनमें से कुछ आएगा तो हु लगा देना, और अगर इनमें से कुछ आएगा, हिम, हर, इट, देम, अस, मी, इनमें से कुछ आएगा तो हुम लगा देना। बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। है ना इजी? कोई परेशानी? मैम ही इज हेटेड बाय एवरीवन, आपने तो बस क्या किया? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। बेटा चेंज नहीं करना, सेम रखना है। तो ये किसकी कहानी थी? ये थी कहानी हु और हुम की। अब ग्रामेरियंस हैं भाई, डाउट तो उनको आएगा। उनको डाउट ऐसा आया कि अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि हु और हुम को सिर्फ इंसान के साथ यूज करते हैं। तो ग्रामेरियंस को डाउट क्या आया? ग्रामेरियंस को डाउट ये आया कि चलो इंसानों के साथ यूज कर रहे हैं तो हु या हुम लगाएंगे, तो अगर चीज के साथ यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे? तो उन्होंने एक दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढ के निकाला और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? जिसका नाम उन्होंने रखा विच। तो अगर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को रेफर कर रहे हो तो उसमें क्या यूज करोगे? विच का यूज करोगे। अब एक और डाउट आया। डाउट ये आया जैसे हु या हुम दो थे तो विच का भी कोई ऑब्जेक्टिव केस बनाना है क्या? जैसे हु का हुम बनाया था कि सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हुम, तो क्या विच का भी बनाना पड़ेगा? तो आंसर क्या मिला? नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो कोई एक्शन करती ही नहीं है। जब नॉन लिविंग थिंग एक्शन ही नहीं करती तो कैसा सब्जेक्ट और कैसा ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे डिफाइन होते हैं? वर्ब के बेसिस पे, कि वर्ब से पहला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट। वर्ब किस बेसिस पे डिफाइन होती है? कि एक्शन हो रहा होता है। अब एक्शन ही नहीं है तो कैसा सब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट? इसका मतलब क्या है? इसका कोई दूसरा नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वर्ब। एक ही फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं विच, जिसको किस लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन क्या आया कि अगर किसी इंसान को और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को साथ में लिखा हो तो क्या लगाओगे? अगर कोई इंसान और कोई नॉन लिविंग थिंग को साथ में रख दिया हमने, अब बताओ क्या लगाओगे? हु या होम भी नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। विच भी नहीं लगा सकते तो क्योंकि लिविंग थिंग है। तो ऐसे में क्या सोचा ग्रामेरियंस ने? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सिलेबस ही तो बढ़ेगा। एक और शब्द को इन्वेंट कर दिया। एक और शब्द क्या इन्वेंट किया? दैट। उन्होंने क्या बोला कि दैट को कहीं भी लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे लिविंग थिंग के साथ लगाओ, चाहे नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट को कहीं भी लगा दो।
आपको मैं बता रही हूँ ग्रामर कैसे बनी। ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, ये मैं कहानी इसलिए सुना रही हूँ जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ में आए, बेसिक समझ में आए। अब एक और कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन ये आया, चलो मजा तो आ गया कि इंसानों के साथ ये लगाओगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ ये लगाओगे, जानवरों के साथ क्या लगाओगे ये भी बता दो भाई, एनिमल्स के साथ क्या लगाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रामेरियंस थोड़ी सी भावनाओं में बह गए। भावनाएं कैसे आई उनके मन में, उनके मन में भावनाएं आई कि कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं। तो जब वो एनिमल्स को पालते हैं तो वो उनको अपना बेटा समझते हैं या बेटी समझते हैं। तो ऐसे में वो उनको क्या मानते हैं कि वो उनकी फैमिली का पार्ट है। तो ऐसे में ना हम भी उनको, ग्रामेरियंस ने बोला हम भी उनको ऐसा ही मानेंगे कि वो फैमिली का ही पार्ट है, तो उनके साथ भी वही लगाएंगे जो इंसानों के साथ लगाते हैं, दैट इज हु या हूं। और वो एनिमल्स जो पेट एनिमल्स नहीं होते, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके साथ चलो कोई बात नहीं है, उनके साथ विच लगा दो। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हु लगाना है, हुम लगाना है या विच लगाना है, सबके साथ दैट लगा दो, दैट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, ऐसा करके उन्होंने ग्रामर को और थोड़ा सा इजी बना दिया। तो समझ में आ रही है कहानी पूरी रिलेटिव प्रोनाउंस के पीछे की। कि हु, हुम, विच और दैट कैसे कैसे यूज होता है। चल अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक कहावत है, कहावत क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर कुछ जो चमकता है वो गोल्ड नहीं होता। मैंने लिखा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल हु ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अब देखोगे तो कहावत ये दोनों नहीं है। कहावत कौन सी है, ये वाली है। क्यों इस कहावत को बनाते समय दैट लगाया गया, ग्रामर वाइज ये दोनों सही है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल कहावत की बात करूं, कहावत है दैट की। क्यों, क्योंकि इस कहावत को ऑल लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया गया, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया गया। कुछ भी चीज चमके या कोई भी इंसान चमके या कुछ भी जो चमक रहा हो वो गोल्ड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑल आए तो क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। फिर ऐसे कुछ और वर्ड्स आइडेंटिफाई किए गए जिनके साथ हमेशा और हमेशा दैट ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है, ना ही हु लगाना है ना ही विच लगाना है। एक वर्ड लगाया गया द सेम। इसके पीछे की भी कहानी बता देती हूं कि द सेम के आगे दैट ही क्यों लगाया गया। द सेम के आगे भी दैट इसलिए लगाया गया कि अगर आप किसी चीज को सेम बोल रहे हो तो दो लिविंग थिंग्स तो कभी सेम नहीं हो सकती। मैंने बोला दिस इज द सेम मैन, ये वही इंसान है। तो ऑथर ग्रामेरियंस ने बोला कि द सेम का मतलब हो गया कि आप ना उसको एक नॉन लिविंग का एट्रीब्यूट दे रहे हो, आप उस लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो दिस इज द सेम मैन, तो इसलिए द सेम जब भी लिखा हो हमेशा दैट लगाओ, दैट वेंट टू आगरा। तो अगर जब भी द सेम लिखा हो कभी भी वहां पे हु या विच नहीं आता, दैट ही आता है। फिर और भी वर्ड्स आइडेंटिफाई किए गए, अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लगी हो, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव्स में भी हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, बेस्ट, इजीएस्ट, द मोस्ट करके कुछ लगाओ, द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो उस केस में भी हमेशा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। फिर कहीं नन लगाओ,
लिटिल लगाओ, फ्यू लिखाओ, तो इन सब के आगे हमेशा और हमेशा दैट लगता है और कोई हु या विच कुछ भी नहीं लगता। मैम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए आज के लिए। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सभी लोग इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आएंगे अगली ग्रामर ग्रंथ की क्लास से पहले, और नेक्स्ट ग्रामर ग्रंथ की क्लास में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे प्रोनाउंस के, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक साथ, जो जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए। तो क्या मैं ये सभी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सभी लोग पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एक होमवर्क और दे रही हूँ, जिन लोगों ने नाउन्स की क्लास नहीं देखी हुई है ग्रामर ग्रंथ की, वो नाउन्स की क्लास और देख के आएंगे प्रोनाउंस से पहले। तो ये भी सबका होमवर्क है कि आप नाउन्स की क्लास जरूर देख के आएंगे प्रोनाउंस की क्लास से पहले। यस, चलो। तो आई होप जिस तरीके से मैं आप लोगों को ग्रामर ग्रंथ में ग्रामर पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को एक बहुत ही नया, एक बहुत ही इनोवेटिव वे लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरी बस कोशिश ये है कि मैं आपको ग्रामर ऐसे पढ़ाऊं कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आपको हर चीज के पीछे की कहानी पता हो, हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो, जिससे कि आप बार बार भूले ना चीजों को। तो ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है। और एक चीज और जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लासेस में आ रहे हैं, वो हर फील्ड में बहुत अच्छे हो। तो एक चीज जिसपे मैंने कल एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट सुना था, और वो चीज आपको भी बताऊंगी। मतलब बोलती तो मैं बहुत बार हूं, बट जब हम जिसको रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती है, तो मैं उस बात को रिपीट कर रही हूं। मेडिटेशन विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। मेडिटेशन आपकी जिंदगी में वंडर्स कर देगा। जितनी यंग एज से मेडिटेशन को स्टार्ट करोगे, उतनी ज्यादा लाइफ आपकी हैप्पी और सक्सेसफुल होगी। तो जितने लोग करते हैं बहुत अच्छी चीज है, बट जितने लोग नहीं करते हैं मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अ डे। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, सब कुछ करें, फिर भी रिजल्ट ना मिले। पता है रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? रिजल्ट बहुत बार इसलिए नहीं मिलता कि हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम एग्जाम में उस नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। रिजल्ट हमें बहुत बार इसलिए नहीं मिलता कि हम आता आता क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। रिजल्ट हमें इसलिए नहीं मिलता बहुत बार क्योंकि हम डिसअपॉइंटेड रहते हैं, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं अपने बारे में। सब कुछ आता है, खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, लेकिन इन कुछ फैक्टर्स की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेक श्योर करो कि ये सारे फैक्टर्स से आप लड़ पाओ, और लड़ कैसे पाओगे? सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन विल हेल्प यू कंट्रोल योर माइंड। ये आपको मदद करेगा अपने माइंड को कंट्रोल करने में। ये आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा। आप जितना क्लास में पढ़ रहे हो उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे, रिटेंशन बढ़ाएगा आपका। बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे, आपको चीजें याद रहेंगी, आप क्लास में फोकस्ड रहोगे। और जितने भी नेगेटिव इश्यूज हैं, नेगेटिव चीजें हैं, एंगर, जेलसी, फेलियर का डर, डिसअपॉइंटमेंट्स, आप उन सब से दूर रह पाओ। यस, चलो। एक तो मुझे क्लास का फीडबैक दे देना, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, परफेक्शन से जो उम्मीदें थी वो आप सभी की पूरी हो रही है नहीं हो रही है। प्लीज मेक श्योर कि सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मैं आप सभी के फीडबैक पे बहुत काम करती हूँ, और इसी की वजह से आज परफेक्शन बैच इस लेवल पे पहुंच पाया है कि more than 65,000 students have enrolled in it and are attending the classes regularly. Yes, so please make sure कि सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें। तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।